हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। आइए आज की इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, 1634 में बना उपदेशमाला का चित्रण किस शैली का है? ऑप्शन ए मेवाड़ शैली, ऑप्शन बी मारवाड़ शैली, ऑप्शन सी हड़ौती शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1634 में बना उपदेशमाला का चित्रण किस शैली का है? तो यह है मारवाड़ शैली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ शैली। अगर बात करते हैं मारवाड़ शैली, यह एक राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है। किसके शैली के अंतर्गत आता है? राजस्थानी शैली। मारवाड़ शैली की कुछ प्रमुख उपशैलियाँ हैं, जैसे जोधपुर, इसकी एक प्रमुख उपशैली है जोधपुर। दूसरे की बात करते हैं जैसे बीकानेर, बीकानेर भी मारवाड़ की उपशैली है, बीकानेर। दूसरे की बात करते हैं जैसे किशनगढ़, अजमेर, यह सब क्या हैं? मारवाड़ शैली की उपशैली हैं। अगर बात करते हैं मारवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष किसके काल में दिखाई देता है? तो वह मान सिंह के काल में दिखाई देता है। किसके काल में? मान सिंह के काल में मारवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है में मान सिंह के काल में। तो 1634 में बना उपदेशमाला का चित्रण किस शैली का है? तो वह मारवाड़ शैली का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मारवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है? वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन बी सतीश गुजराल, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा एंड लास्ट ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। तो बात करते हैं वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है कौन? सतीश गुजराल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सतीश गुजराल। अगर बात करते हैं सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 25 दिसंबर, सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1925 में। सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1925 में। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पंजाब में हुआ था, पंजाब पाकिस्तान में, क्योंकि 1925 में बंटवारा तो हुआ नहीं था भारत पाकिस्तान का, तो यह पंजाब पाकिस्तान में था। बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 26 मार्च 2020 में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 26 मार्च 2020 में। सतीश गुजराल की मृत्यु कब हुई थी? 26 मार्च 2020 में। कहाँ हुई थी? तो न्यू दिल्ली में। इनकी मृत्यु 26 मार्च 2020 में न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी पत्नी की बात करते हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो किरण गुजराल। सतीश गुजराल की पत्नी का क्या नाम था? किरण गुजराल। इनकी पत्नी का नाम था किरण गुजराल। इनके भाई थे इंद्र कुमार गुजराल, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? तो 1939 से 44 तक इन्होंने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद 1944 से 47 तक जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। ध्यान से समझिएगा, 1939 से 44 तक इन्होंने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1944 से 47 तक जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा ग्रहण किया था। इनको प्रमुख रूप से बहरा कलाकार के रूप में जाना जाता है। इन्हीं को बहरा कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। इसी ऑप्शन में आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अंधा कलाकार किसे कहते हैं। जो अंधा कलाकार के रूप में जाना जाता है उसका नाम इसी ऑप्शन में से बताइएगा किसका है, क्योंकि वो अंधे होने के बावजूद भी चित्रण कार्य किए थे। तो वह कौन सा कलाकार है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सतीश गुजराल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सतीश गुजराल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागौर शैली में किस प्रकार के चित्र सर्वाधिक बने। नागौर शैली में किस प्रकार के चित्र सर्वाधिक की बात कर रहा है, सर्वाधिक बने। ऑप्शन ए आखेट, ऑप्शन बी शबीह, ऑप्शन सी मनोरंजन एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नागौर शैली में किस प्रकार के चित्र सर्वाधिक बने, तो वह बने थे शबीह चित्र। शबीह चित्र सर्वाधिक बने थे नागौर शैली में। अगर बात किया जाए नागौर शैली, तो नागौर शैली किसकी उपशैली है, तो यह मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में जानी जाती है। नागौर शैली मारवाड़ की उपशैली है। इसके प्रमुख चित्रकार की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख चित्रकार हैं गंगाराम। नागौर शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में कौन जाना जाता है, गंगाराम। अगर बात किया जाए गंगाराम का एक प्रसिद्ध चित्र है जो दो वृद्ध व्यक्तियों के मिलने का दृश्य इन्होंने अंकित किया है, इन्होंने बनाया है। दो वृद्ध व्यक्तियों के मिलने का दृश्य चित्र बनाया है किसने, गंगाराम ने। किस शैली में, नागौर शैली में। एक प्रमुख चित्र और है नागौर शैली का, ध्यान रखिएगा इसे, ठाकुर इंदर सिंह का। ठाकुर इंदर सिंह का एक प्रमुख चित्र है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठाकुर इंदर सिंह का चित्र किस शैली से संबंधित है, तो वह नागौर शैली से संबंधित है। तो नागौर शैली में किस प्रकार के चित्र सर्वाधिक बने हैं, सभी चित्र सर्वाधिक बने हैं। नागौर शैली किसकी उपशैली है, तो यह मारवाड़ की उपशैली है। इसमें प्रमुख चित्रकार के रूप में कौन जाना जाता है, तो गंगाराम जाना जाता है। गंगाराम का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो प्रसिद्ध चित्र है इनका दो वृद्ध व्यक्तियों के मिलने का दृश्य। दो वृद्ध व्यक्तियों के मिलने का दृश्य इनका एक प्रसिद्ध चित्र का है। और एक प्रसिद्ध चित्र और बताए हैं नागौर शैली का, कौन है, ठाकुर इंदर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शबीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड्स एंड लाइंस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी न्यूटन सूजा, सजा लिखा हुआ है, न्यूटन सूजा, एंड लास्ट ऑप्शन डी राम कुमार। तो बात करते हैं वर्ड्स एंड लाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है न्यूटन सूजा, FN सूजा। इन्हें क्या बोला जाता है, फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, यानी FN सूजा, फ्रांसीसी न्यूटन सूजा इनका पूरा नाम है। FN सूजा इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो वर्ड्स एंड लाइन पुस्तक के लेखक कौन है, FN सूजा। अगर बात करते हैं FN सूजा का जन्म कहाँ हुआ था, FN सूजा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 12 अप्रैल 1924। कब हुआ था इनका जन्म, 12 अप्रैल 1924 को। न्यूटन सूजा का जन्म कब हुआ था, 12 अप्रैल 1924। कहाँ हुआ था इनका जन्म, गोवा में हुआ था। गोवा कहाँ हुआ था, सालीगांव, सालीगांव ये कहाँ पड़ता है, गोवा। तो इनका जन्म सालीगांव गोवा में हुआ था। देखिए क्या होता है एग्ज़ाम में, कुछ जो इम्पॉर्टेंट कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उन्हीं के जीवन मत का सन पूछता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कलाकार को उठा लिए उनका सन पूछने लगे। इस तरह तो इतने कलाकार हैं कि आप डरते डरते थक जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो प्रसिद्ध ग्रुप हैं, उनके कलाकार को ज़रूर पूछता है। जैसे TGT लेवल का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जैसे बंगाल के कलाकार हो गए प्रमुख रूप से, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, अवनी बाबू हो गए, नंदलाल बसु हो गए, अमृता शेरगिल हो गए, और जो है यामिनी रंजन राय, इन सब का जो जैसे प्रमुख कलाकार हैं इनका ज़रूर पूछेगा। अगर आप कलकत्ता ग्रुप पढ़ते हैं तो कलकत्ता ग्रुप के जैसे प्रदोष दास गुप्ता वगैरह हो गए, इनका जैसे जिन्होंने संस्थापक हैं इनका ज़रूर पूछेगा। किसी भी कलाकार के ग्रुप का अगर जो संस्थापक होंगे उनका ज़रूर याद रखिएगा कि उनके सन कहाँ पैदा हुए थे, कब मृत्यु हुई थी, कहाँ मृत्यु हुई थी, कहाँ पैदा हुए थे, ये ज़रूर याद रखिएगा। उनका जन्म ज़रूर पूछता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अवतार सिंह पवार वगैरह का उठा लिए तो इनका बहुत कम ही केस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है, आप का मन है पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत रेयर केस में पूछता है। लेकिन जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो ज़्यादातर जाने जाते हैं, हाईलाइट हैं, उनको ज़रूर याद रखिएगा। उनको मत कम से कम एक सूची बना लीजिए, कम से कम
50-60 कलाकार के, उनको ज़रूर बार से बार रिवाइज़ करते रहिए, तो वहाँ से क्वेश्चन फंसने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कलाकार के सबका रटते रहिए तो उसमें कंफ्यूज होकर सबका भूल जाएंगे। तो जो फेमस आर्टिस्ट हैं उनको ज़रूर से ज़रूर उनका जन्म स्थान याद रखिएगा। जन्म स्थान के साथ साथ मान लीजिए जैसे 12 अप्रैल है, ये ना याद रहे तो 1924 तो ज़रूर याद रहे। अगर ये भी ना याद रहे तो गोवा ज़रूर याद रहे। अगर सालीगांव भी याद हो गया तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर पूरा याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना 1924 सन और जन्म स्थान जरूर याद रखिएगा। तो वर्ड्स एंड लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा हैं। अगर बात किया जाए इनके बारे में तो इनके बारे में बताया कि यह पैक ग्रुप के कलाकार हैं, और ये पैक ग्रुप के कलाकार हैं और संस्थापक भी हैं न्यूटन सूजा। सूजा ने अपने देशवासियों को क्या बोला था? गधा बोला था। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने अपने देशवासियों को गधा बोला था। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि पैक ग्रुप का वह कलाकार कौन है जिसने अपने देशवासियों को गधा बोला था? तो वो कौन है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा जी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड लास्ट ऑप्शन डी गुजरात। तो अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजीत सिंह आसन पर बैठे फूल सूंघ रहे हैं। राजा अजीत सिंह आसन पर बैठे फूल सूंघ रहे हैं, या एक चित्र इन्हीं का और है, घोड़े पर सवार हैं। राजा अजीत सिंह घोड़े पर सवार हैं। तो यह किस शैली का चित्र है? ऑप्शन ए मारवाड़ शैली, ऑप्शन बी मेवाड़ शैली, ऑप्शन सी कुल्लू शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी सिख शैली। तो राजा अजीत सिंह, अगर किसी को पता होगा अजीत सिंह किस शैली से संबंधित है तो वो खट से आंसर लगा देंगे, लेकिन जब पता ही नहीं है कि अजीत सिंह किस शैली से संबंधित है तो फिर चाहे ये दिया रहे चाहे ना दिया रहे, उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता है। तो इसमें राजा अजीत सिंह आसन पर बैठे फूल सूंघ रहे हैं और घोड़े पर सवार हैं, तो यह किस शैली का चित्र है? तो यह है मारवाड़ शैली। जैसा कि आपको पता है मारवाड़ राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है। इसकी कुछ उप शैलियाँ हैं जैसे जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, ये सब क्या है? इनकी उप शैलियाँ हैं जो एक एक पार्ट में हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मारवाड़ शैली। राजा अजीत सिंह किससे संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है। ऑप्शन ए भारत कला भवन, ऑप्शन बी ललित कला एकेडमी, ऑप्शन सी राज्य ललित कला एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गढ़ी कला केंद्र किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित कला एकेडमी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ललित कला एकेडमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के.एस. कुलकर्णी का संबंध कहाँ से है? संबंध पूछा है तो इसको सबको पता होगा कि इनका संबंध कहाँ से है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बनारस एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रयागराज। तो के.एस. कुलकर्णी का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है बनारस से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बनारस। आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो चीज़ आपको लर्न हो उसको समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। जो चीज़ नहीं पता रहता उसको वीडियो को थोड़ा सा रोक कर उसे अपनी नोट्स में ऐड कर लिया करिए। तो उससे क्या होता है कि अपनी नोट्स को क्या है बार बार अपडेट करते रहिए। ऐसा नहीं है कि वही पुराना चीज़ लिखा हुआ है उसी को आप रटते रहें। कोई नया चीज़ मिले तो उसको क्या करिए, थोड़ा जगह छोड़ा रहा करिए, उसी में अपने नोट्स को अपडेट करते चलिए। जो चीज़ नया पता चले कि हाँ के.एस. कुलकर्णी के बारे में ये चीज़ मुझे नहीं पता है, उसे क्या करिए आप नोट्स में तुरंत नोट कर लीजिए, नोट्स लेकर बैठा करिए, अपनी नोट्स को थोड़ा इम्प्रूव करिए। तभी क्या है आजकल सिलेक्शन लेना बहुत टफ़ हो गया है। और जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम अब जल्द से जल्द होगा ही, लगभग लास्ट नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह तक एग्ज़ाम कंडक्ट होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा है। तो के.एस. कुलकर्णी के बारे में पढ़ते हैं। के.एस. कुलकर्णी इनका पूरा नाम क्या है? एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट पूछता है कि के.एस. कुलकर्णी का पूरा नाम क्या है। तो के.एस. कुलकर्णी को कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण, बहुत सारे साथियों को ये भी नहीं पता होगा कि इनका पूरा नाम क्या है। कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी,
इनका पूरा नाम क्या है? कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी। एक तो इसमें लिखने का तरीका बहुत अजीब है, लिखा ही नहीं देता इसमें। के एस कुलकर्णी का पूरा नाम क्या है? कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी। या किस रूप में जाने जाते हैं? तो यह एक चित्रकार हैं। कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी क्या हैं? तो यह एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट इनके बारे में सुनते हैं, समझते हैं कि क्या है। ये चित्रकार तो हैं, लेकिन कैसे चित्रकार हैं? तो यह एक ग्रामीण चित्रकार हैं। मतलब क्या है? एक ग्रामीण चित्रकार हैं। के एस कुलकर्णी ग्रामीण चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 17 अप्रैल 1918 में हुआ था। 17 अप्रैल 1918 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, पुणे में। पुणे का एक गांव है बेलगांव। पुणे का एक गांव है बेलगांव, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट इनके बारे में जानते हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु 1994 में दिल्ली में हुई थी। 1994 में हुई थी इनकी मृत्यु। ध्यान रखिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा दिल्ली है कि नहीं। ये तो नहीं, ये थोड़ा सस्पेंशन है, लेकिन इसको देख लीजिएगा। 1994 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? अक्टूबर 1994। अक्टूबर माह क्लियर है, 1994 भी क्लियर है। स्थान थोड़ा देख लीजिएगा आप। यह इम्पॉर्टेंट एक बात इनके लिए यह है कि यह एक दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। कहाँ के कलाकार हैं? दिल्ली शिल्पी चक्र के ये कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि इन्होंने प्रारंभ में अपनी जीविका कैसे चलाई थी? तो साइन बोर्ड पेंटर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। प्रारंभ में साइन बोर्ड पेंटर के रूप में कार्य किया था। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट यह है कि के एस कुलकर्णी त्रिवेणी कला संगम से जुड़े रहे। किस कला संगम से? त्रिवेणी कला संगम से जुड़े रहे। और के एस कुलकर्णी ने 1972 से 78 तक बीएचयू में ललित कला संकाय के डीन के पद पर भी काम किया था। कहाँ? बीएचयू में। कब तक? 1972 से 78 तक। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। के एस कुलकर्णी का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध बनारस से है। के एस कुलकर्णी का संबंध कहाँ से है? बनारस से है। इनका पूरा नाम क्या है? तो कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी। के एस कुलकर्णी का पूरा नाम क्या है? कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी। यह चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। कैसे चित्रकारी करते थे? तो ग्रामीण चित्रकार थे। ये इम्पॉर्टेंट है, यह एक ग्रामीण चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 17 अप्रैल 1918 पुणे में हुआ था। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। और पुणे के किस गांव में था? तो एक बेलगांव है, वहीं पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए इनकी मृत्यु तो 1994 में हुई थी, अक्टूबर 1994 में। नेक्स्ट है कि यह इम्पॉर्टेंट है कि ये दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। कहाँ के कलाकार हैं? दिल्ली शिल्पी चक्र से इनका संबंध है। प्रारंभ इन्होंने किया था साइन बोर्ड पेंटर के रूप में इन्होंने कार्य करना शुरू किया था। और के एस कुलकर्णी त्रिवेणी कला संगम से जुड़े रहे। ये क्वेश्चन में आता है कि त्रिवेणी कला संगम से कौन सा कलाकार जुड़ा था दिल्ली शिल्पी चक्र का? तो वह के एस कुलकर्णी हैं। और दूसरी बात यह इम्पॉर्टेंट है कि 1972 से 78 तक इन्होंने बीएचयू में ललित कला संकाय के डीन के पद पर काम किया था। कब से कब तक? 1972 से 78 तक इन्होंने बीएचयू में डीन के पद पर काम किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा रिवर्स कर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूंदी राज्य में किस शासक ने सर्वप्रथम चित्रकार नियुक्त किया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बूंदी राज्य में किस शासक ने सर्वप्रथम चित्रकार नियुक्त किया था? ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी अनिरुद्ध सिंह, ऑप्शन सी जगत सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डी सामंत सिंह। तो बूंदी का वह कौन शासक है जिसने सर्वप्रथम चित्रकार नियुक्त किया था? तो वह कौन है? अनिरुद्ध सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनिरुद्ध सिंह। अगर बात किया जाए बूंदी शैली, यहीं से क्वेश्चन निकालते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बूंदी शैली किस के अंतर्गत आती है? तो यह हड़ौती शैली के उपशैली है। किसकी? हड़ौती।
बूंदी शैली हड़ौती की उपशैली के रूप में जानी जाती है। अगर बूंदी शैली की बात किया जाए तो इसमें संपूर्ण 12 मासा का चित्र प्राप्त हुआ है। संपूर्ण 12 मासा यानी मास फागुन से लेकर चैत मास तक, यानी चैत मास से फागुन मास तक इसमें संपूर्ण 12 मासा का चित्र अंकित है। इसी में पूछता है रागनी भैरवी का चित्र अंकित है, वो कहाँ रखा है, सुरक्षित है? नगर पालिका इलाहाबाद में रागनी भैरवी का चित्र मिला है जो नगर पालिका इलाहाबाद में रखा हुआ है। और राग दीपक का चित्र मिला है जो भारत कला भवन वाराणसी में है। इसमें प्रमुख चित्रकार के रूप में जैसे काम किए थे मोहन, बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में मोहन कलाकार जाने जाते हैं, सुरजन कलाकार जाने जाते हैं। ये सब जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है, सुरजन कलाकार हो गए, रामलाल हो गए, ये आदि कुछ प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं जो बूंदी शैली से संबंधित हैं। तो एक बार ध्यान से समझिएगा, बूंदी राज्य में किस शासक ने सर्वप्रथम चित्रकार नियुक्त किया था? तो वह कौन थे? अनिरुद्ध सिंह। बूंदी किसकी उपशैली है? तो यह हड़ौती की उपशैली है। बूंदी शैली में रागनी भैरवी का चित्र प्राप्त है जो नगर पालिका इलाहाबाद में रखा हुआ है। राग दीपक का चित्र प्राप्त है जो भारत कला भवन वाराणसी में है। इसमें कुछ प्रमुख चित्रकार हैं जैसे मोहन हो गए, सुरजन हो गए, रामलाल आदि, इसमें कुछ प्रमुख चित्रकार ने काम किया है। अगर बात किया जाए इसमें संपूर्ण 12 मासा का चित्र प्राप्त हुआ है जो चैत मास से लेकर फागुन मास तक चित्रित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मौर्य काल। वैसे मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है, इतना आप करते जाइए। आप देखना एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा यहाँ से मिलेगा, ये उम्मीद मैं करता हूँ। और क्वेश्चन का जो मैं ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन का बेस थोड़ा घुमा देते हैं, क्वेश्चन को घुमा कर पूछते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपने लेक्चर सुने हैं तो उससे आपको प्रॉफिट होगा। अब डायरेक्ट मैं कहूँ कि यही क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन का अगर आप लेक्चर सुने उसके पीछे आप एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो उससे भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे भी मैं दिखा रहा हूँ कैसे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्य काल, ऑप्शन बी पल्लव काल, ऑप्शन सी गुप्त काल एंड लास्ट ऑप्शन डी मुगल काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुप्त काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नर्तकी की सभी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी कल्याण सिंह, ऑप्शन सी कर्ण सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डी जगत सिंह। तो नर्तकी की सभी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्ण सिंह। अब डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कर्ण सिंह किस शैली से संबंधित हैं, तो यह किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली से। बीकानेर। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा? अब एक्सप्लेनेशन पे क्वेश्चन निकलेगा। कर्ण सिंह किस शैली से संबंधित हैं? बीकानेर शैली से। नर्तकी की सभी नामक चित्र किस शैली से प्राप्त है? बीकानेर शैली से। ऐसे क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा तो आप कहेंगे ये तो मैंने पढ़ा था कर्ण सिंह को, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ये तो एक्सप्लेनेशन में निकलेगा ना। अगर आपको नहीं पता है तुरंत नोट डाउन कर लीजिए इसे, तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्लियर रहेगा। कल का ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा उल्टा सीधा तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि एक्सप्लेनेशन से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो ध्यान से क्लास को जितना लेक्चर रहे उसको ज़रूर सुना करिए। तो नर्तकी की सभी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? कर्ण सिंह। तो यह किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली। अगर बात किया जाए बीकानेर किसकी उपशैली है तो यह मारवाड़ की है। बीकानेर किसकी उपशैली है? मारवाड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष किसके काल में दिखाई देता है? तो वह अनूप सिंह के समय। किसके समय? अनूप सिंह के समय बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। इनके समय क्या हुआ था? इनके समय रसिक प्रिया हो गया, 12 मासा का चित्र हो गया, भागवत पुराण का हो गया, इनके समय चित्र बना हुआ था। और ख़ास बात यह है कि अनूप सिंह का सभी भी बीकानेर शैली में बनाया गया था। दूसरी बात क्या इम्पोर्टेंट है?
बीकानेर में शीश महल का निर्माण करवाया गया था, वह किसके समय करवाया गया था? सूरज सिंह के समय हुआ था। इनके कुछ जैसे प्रमुख चित्रकार हैं बीकानेर शैली के, कौन कौन है? अली रजा हो गए, रुकनुद्दीन हो गए, शाह मुहम्मद हो गए, रहीम खां, हसन, ये सब क्या हैं? बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अगर बात किया जाए, अब यहाँ से चित्रकार को तो आपको पता है कि बीकानेर शैली के हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार कौन है? तो बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना गया है? लूफा। लूफा बीकानेर शैली के अंतिम चित्रकार हैं। तो एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझिएगा। नर्तकी की सभी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली। कहाँ से संबंधित है? बीकानेर शैली। किसके समय बना? कर्ण सिंह के समय बना। बात समझ में आ गई कि नर्तकी की सभी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है। सॉरी, यहाँ किस शैली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये नहीं होगा ऑप्शन, यहाँ पर शैली का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे मारवाड़, ढुडार, हड़ौती, तो ये सब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शैली काट लीजिएगा। यहाँ किस शासक के समय बना, ये क्वेश्चन होना चाहिए। अब क्वेश्चन सही है, शैली हटा दो तो। नर्तकी की सभी नामक चित्र किस शासक से संबंधित है, तो यह किससे हो जाएगा? कर्ण सिंह। इसका राइट आंसर क्या है? देखिए क्वेश्चन बन गया हमारा, जैसे मैंने चाहता था वह फॉर्मेट हो गया, वो फॉर्मेट पे क्वेश्चन लगा हुआ था, बस शासक का नाम आ गया यहाँ पर। कोई बात नहीं, दोनों क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। तो नर्तकी की सभी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? तो बीकानेर शैली। किस शासक के समय बना? कर्ण सिंह के समय बना। बीकानेर की बात करते हैं, किसकी उपशैली है? मारवाड़ की उपशैली है। बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है? अनूप सिंह के समय। क्या बात हुई अनूप सिंह के समय की यह बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देने लगा? क्योंकि इनके समय रसिक प्रिया हो गया, 12 मासा का चित्रण हो गया, भागवत पुराण का चित्रण हो गया, ये अनूप सिंह के समय हुआ। अनूप सिंह स्वयं अपना सभी चित्र बनवाए हैं बीकानेर शैली में, तो इसलिए इनके समय क्या हुआ? बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देने लगा हमें। बीकानेर में शीश महल का निर्माण हुआ, किसके समय हुआ? सूरज सिंह के समय हुआ। शाह मुहम्मद जैसे चित्रकार इसमें पाए गए, अली रजा हो गए, रुकनुद्दीन हो गए, हसन, रहीम खां, ये सब बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। लूफा बीकानेर शैली के अंतिम चित्रकार हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। नर्तकी की सभी नामक चित्र किस शैली का है पूछेगा तो बीकानेर शैली, किस शासक का है तो पूछेगा कर्ण सिंह। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का आंसर मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला क्या है पुस्तक के लेखक? ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी पिकासो, ऑप्शन सी आनंद कुमार स्वामी एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कला क्या है? यह एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है पूछ रहा है, तो लियो टॉलस्टॉय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू सीरीज की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए रणवीर सिंह बिष्ट, ऑप्शन बी मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन सी अवतार सिंह पवार एंड लास्ट ऑप्शन डी नंदलाल बसु। तो बात करते हैं ब्लू सीरीज की रचना किसने किया था, तो वह रणवीर सिंह बिष्ट ने किया था, रणवीर सिंह बिष्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब आइए रणवीर सिंह बिष्ट के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। भाई ये भी कलाकार हैं, इनके बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो इनके बारे में भी थोड़ा समझ लिया जाए। पहले पूछेगा इनका जन्म कहाँ हुआ था। पहले समझिए इनका जन्म कब हुआ था, तो 1928 में। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म कब हुआ था? 1928 में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ हुआ था? गढ़वाल, गढ़वाल उत्तराखंड। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म कहाँ हुआ था? गढ़वाल उत्तराखंड में। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? लखनऊ कला विद्यालय में। शिक्षा कहाँ हुई थी? लखनऊ कला विद्यालय में। इनके कला गुरु कौन थे? तो ललित मोहन सेन इनके गुरु थे। इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया? तो प्रधानाचार्य थे। कहाँ थे? लखनऊ कला विद्यालय में। और यह जो है प्रभाववादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं कृतियां हैं, जैसे ब्लू सीरीज हो गई, इनकी एक ब्लू सीरीज एक प्रमुख रचना है। नगर दृश्य हो गया, इनकी प्रमुख रचना है, नगर दृश्य श्रृंखला इन्होंने बनाई थी तो प्रमुख है।
नाइट चित्र श्रृंखला है, इनके प्रमुख है। यवन है, लखनऊ शहर की बाढ़ है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है लखनऊ शहर की बाढ़। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, काफ़ी प्रीवियस ईयर में मैंने ये क्वेश्चन देखा था। लखनऊ शहर की बाढ़ को किसकी रचना है? तो रणवीर सिंह बिष्ट की है। तो एक बार ध्यान से समझिएगा, ब्लू सीरीज की रचना किसने किया था? रणवीर सिंह बिष्ट ने किया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? लखनऊ कला विद्यालय में। इनके कला गुरु कौन थे? तो ललित मोहन सेन थे। बात करते हैं शिक्षण कार्य इन्होंने कहाँ किया था? तो प्रधानाचार्य थे लखनऊ कला विद्यालय के, या एक प्रभाववादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ब्लू सीरीज हो गई, नगर दृश्य श्रृंखला हो गई, नाइट चित्र श्रृंखला हो गई, यवन हो गई, लखनऊ शहर की बाढ़ वगैरह इनकी एक प्रमुख कृतियाँ रचनाएँ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रणवीर सिंह बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतार सिंह पवार का जन्म का संबंध है। अवतार सिंह पवार का संबंध है, इनका डायरेक्ट पूछ रहा है। ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी मूर्तिकार, ऑप्शन सी फोटोग्राफर एंड लास्ट ऑप्शन डी कहानीकार। तो अवतार सिंह पवार का संबंध किससे है? तो यह एक प्रमुख रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। बात किया जाए अवतार सिंह पवार के जन्म की, इनका जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1929। 14 जनवरी 1929। कहीं कहीं इनकी दूसरी भी डेट दी हुई है, लेकिन काफ़ी बुक में यही डेट है, 14 जनवरी 1929। कहाँ हुआ था? इनका भी जन्म गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। जहाँ रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म हुआ था वहीं इनका भी जन्म हुआ था, 14 जनवरी 1929, गढ़वाल उत्तराखंड। इनकी शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी। शिक्षा कहाँ हुई थी? शांति निकेतन में। इनकी भी शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी। इनके कला गुरु कौन थे? रामकिंकर बैज। तो अवतार सिंह पवार का संबंध किससे? मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1929, गढ़वाल उत्तराखंड में। क्या होता है, डेट को लेकर कुछ कलाकार के बीच में मतभेद है, मतलब कुछ विद्वान कुछ और मानते हैं, कुछ विद्वान कुछ और मानते हैं, कुछ किताबें कुछ और बोलती हैं, टीचर्स कुछ और बताते हैं। तो ये मतलब कि अप्रॉक्स ऐसे ही रहता है, बस 1-2 साल का इधर उधर रहता है, बाकी सेम रहता है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं कुछ और दिया है, कहीं कहीं कुछ और दिया है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जो मैं पढ़ा हूँ मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो अवतार सिंह पवार का जन्म 14 जनवरी 1929 गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। इनकी शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी। इनके कला गुरु कौन थे? रामकिंकर बैज थे, क्योंकि रामकिंकर बैज भी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ एक पार्ट है, दूसरे तरफ सेकंड पार्ट है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बात करते हैं, ए है रूप भेद। रूप भेद का बता रहे हैं, रूप की विविधता को बताया जा रहा है। प्रमाण की बात करते हैं, प्रमाण बता रहे हैं समानुपात होता है। सादृश्य की बात करते हैं, सादृश्य बता रहे हैं समानता होता है। और वर्णिका भंग की बात करते हैं तो इसमें बता रहे हैं विविध रंग की हो रहा है। तो इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो सुमेलित नहीं है? रॉन्ग पार्ट है, उसी को हमें टिक करना है। तो बात करते हैं रूप भेद। रूप भेद में रूप की विविधता होती है, ये बात बिल्कुल सही बता रहे हैं। सादृश्य की बात करते हैं, समानता, एक दूसरे का समानता सादृश्य कहलाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है इनकी अकॉर्डिंग। वर्णिका भंग की बात करते हैं, इसमें विविध रंग का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन प्रमाण में समानुपात नहीं होता, इसमें अनुपात होता है। प्रमाण में क्या होता है? अनुपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी प्रमाण पार्ट हमारा गलत है। इसका क्या होगा? समानुपात। तो आज का 15 क्वेश्चन था। कैसे लगा क्वेश्चन? समझ में आया कि नहीं? एक्सप्लेनेशन, किसी क्वेश्चन में डाउट हो आपका, आप कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन कैसे हैं? इजी टू मॉडरेट हैं, या एकदम मॉडरेट हैं, या एकदम इजी हैं, या टफ़ हैं, आप ज़रूर कमेंट में बताया करिए। आपको इस क्वेश्चन से
लग रहा है कि कुछ हाँ ठीक ठाक है, वो भी आप कमेंट में बताया करिए और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करा करिए। स्कोर से क्या मतलब निकलता है कि हाँ क्वेश्चन कैसे है क्या है वो। दूसरी बात, इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन से क्या होता है, क्वेश्चन 15 ही थे लेकिन ये कम से कम 60-70 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हुआ है हमारा लोग का। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये 15 क्वेश्चन का कम से कम 70-80 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है। और आज से मॉडल पेपर भी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि एग्ज़ाम डेट लगभग क्लियर है कि दिसंबर तक, नवंबर लास्ट या दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होना है। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आज से मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। 125 क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करिएगा, अपना स्कोर बताइएगा और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक डेली मॉडल पेपर, कम से कम 3-4 महीना टाइम है। अब डेली मॉडल पेपर, रेगुलर मॉडल पेपर, 125 क्वेश्चन की सीरीज रेगुलर चलेगी अब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कहीं आपका डाउट होता है, कोई क्वेरी होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टैग करिएगा, हम रिप्लाई करेंगे आपके हर एक क्वेश्चन का। ठीक है भाई, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।